तो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट वाला जो टेस्ट होता है, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट एकता साइटोमेट्री। मेट्री मतलब मेजरमेंट, साइटो मतलब सेल, एकता मतलब स्ट्रेचेबिलिटी। तो जब सेल की स्ट्रेचेबिलिटी चेक कर रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक ग्रेडियंट एकता साइटोमेट्री। और ये जो होता है सबसे बेस्ट टेस्ट होता है या मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट होता है। रूटीनली तो ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट करते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में ये वाला रहेगा ऑस्मोटिक ग्रेडियंट एकता साइटोमेट्री, तो फिर इसको आँख बंद करके भी मार्क कर सकते हैं, थोड़ी सी खोल लेने की। और इसका फ़ायदा ये होता है कि इनको जो इन्फेंट्स होते हैं, इन्फेंट्स के अंदर में भी ये वाला टेस्ट हम बड़े आराम से कर सकते हैं। फिर एक और टेस्ट जो होता है वो है कि एक डाई होती है या एक स्टेन होती है जिसका नाम होता है EMA नाम की डाई होती है। तो वो डाई का फुल फॉर्म है ईओसिन 5 मेलीइमाइड, ईओसिन 5 मेलीइमाइड। तो ये ईओसिन 5 मेलीइमाइड जो होती है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे आरबीसी है, आरबीसी के अंदर में ये जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, इस पर एनकाइरिन हो गया, बैंड प्रोटीन हो गया, ये लगा हुआ है ग्रीन कलर का। तो जब ये डाई डालेंगे तो ये डाई आके EMA डाई इसके ऊपर आके चिपक जाएगी, क्योंकि उसके अंदर जो नॉर्मल आरबीसी हैं उसमें ये प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। लेकिन अगर हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस है तो उनके अंदर में कोई ये जो बैंड प्रोटीन है वो प्रेजेंट नहीं है। इसकी वजह से जब EMA डाई आएगी तो वो उससे चिपक नहीं पाएगी। तो इसलिए अपन को पता चल जाएगा। और ये जो टेक्निक जिससे पता चल जाता है कि डाई चिपकी या नहीं चिपकी, उसको बोलते हैं फ्लो साइटोमेट्री बोलते हैं। तो जो बेस्ट टेस्ट हुआ वो है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट एकता साइटोमेट्री। लेकिन अगर पूछा जाए कि डाई कौन सी इस्तेमाल होती है, डाई इस्तेमाल करके सबसे बेस्ट टेस्ट कौन सा होता है, तो बोलना है कि फ्लो साइटोमेट्री। उसके बाद में एक चीज़ जो होती है कि जो यहाँ पर स्फेरिकल आरबीसी मिल रही है हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में, लेकिन और भी कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर में स्फेरिकल आरबीसी मिलती हैं, स्फेरोसाइट मिलते हैं, जैसे कि G6PD डेफिशिएंसी। और मिलता है देखने को ऑटो इम्यून हीमोलिटिक अनीमिया के अंदर, और देखने को मिलता है कुछ इन्फेक्शंस के अंदर में। अब नाम से लगेगा कि हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस है तो सबसे ज़्यादा स्फेरिकल आरबीसी इसी कंडीशन में मिलनी चाहिए, लेकिन ये गलत होता है। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन कंडीशन जिसके अंदर में स्फेरोसाइटोसिस देखने को मिलती है वो होती है ऑटो इम्यून हीमोलिटिक अनीमिया, इसमें ज़्यादा देखने को मिलती है। अब इसके बाद में करना है पेशेंट का ट्रीटमेंट। तो पेशेंट का ट्रीटमेंट बड़े आराम से कर सकते हैं कि जो अपनी नॉर्मल आरबीसी होती है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में जो आरबीसी होती है वो करीब 120 दिन लगाती है पूरी तरीके से, उसकी लाइफ स्पैन 120 दिन की होती है। लेकिन हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस के अंदर में आरबीसी की लाइफ स्पैन कम हो जाएगी, क्योंकि वो स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय हो रही है मैक्रोफेजेस की वजह से भी। तो यहाँ पर लाइफ स्पैन सिर्फ 10 से 20 दिन की रह जाती है, यानी पेशेंट में अनीमिया डेवलप हो जाएगा क्योंकि स्प्लीन में जाके वो टूट रही है। तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, स्प्लीन इसको तोड़ दे रही है बार बार। तो क्या करते हैं कि इसमें कर देते हैं इलेक्टिव स्प्लीनेक्टोमी। इलेक्टिव स्प्लीनेक्टोमी कर देंगे, यानी कि स्प्लीन को रिमूव कर देंगे। तो स्प्लीन को रिमूव कर देंगे तो उसकी वजह से आरबीसी टूटेगी नहीं, तो पेशेंट ठीक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ सकती है कि जो स्प्लीन जो होती है हमारी जो बैक्टीरियाज होते हैं उसको फ़िल्टर कर, आरबीसी को तो करती है, साथ ही साथ में वो बैक्टीरियाज को भी फ़िल्टर करती है, उसको डिस्ट्रॉय करती है, ख़ास तौर से कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिजम्स। इसलिए जब इलेक्टिव स्प्लीनेक्टोमी करते हैं, स्प्लीन निकाल देते हैं, तो उसमें उन पेशेंट में इन्फेक्शन का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। कौन से
जो कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा और जैसे कि न्यूमोकोकस। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो ऑर्गेनिज़म है इनके ख़िलाफ़ अपने पास वैक्सीन अवेलेबल है। इसलिए जब इन पेशेंट में सर्जरी करनी है, स्प्लीन निकालनी है, तो पहले वैक्सीनेट कर देना है। फर्स्ट वैक्सीनेट द पेशेंट, उसके बाद में स्प्लीन निकालनी होती है, तो इनमें ये ख़तरा नहीं होगा। अब इन पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? तो कॉम्प्लिकेशन में एक तो पहले ही देख लिया कि इन्फेक्शन का जो ख़तरा है वो बढ़ जाता है कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज़म का। दूसरा ये होता है कि हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में क्योंकि अनीमिया हो रहा है, इसकी वजह से बोन मैरो ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, तो इरेथ्रॉइड प्रीकर्सर आरबीसी के जो प्रीकर्सर हैं वो बढ़ जाते हैं। अब आरबीसी के प्रीकर्सर बढ़ जाने से क्या हो जाता है कि अगर इन पेशेंट में पार्वोवायरस का इन्फेक्शन हुआ, पार्वोवायरस का अगर इन्फेक्शन हो गया इन पेशेंट में, तो प्रॉब्लम आ सकती है। अब नॉर्मल इंडिविजुअल में पार्वोवायरस का इन्फेक्शन होगा तो पार्वोवायरस जो है इरेथ्रॉइड प्रीकर्सर को डैमेज करता है, लेकिन वो 1 से 2 हफ्ते चलती है, और क्योंकि इरेथ्रॉइड प्रीकर्सर की मात्रा कम होती है नॉर्मल इंडिविजुअल में, तो इसलिए ज़्यादा इतनी प्रॉब्लम आती नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि इरेथ्रॉइड प्रीकर्सर बहुत ज़्यादा हैं हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो आरबीसी इरेथ्रॉइड प्रीकर्सर हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगे, पार्वोवायरस उन्हें डिस्ट्रॉय कर देगा। उसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन है, जो हीमेटोक्रिट है या फिर हीमोग्लोबिन है, वो एकदम से सडनली बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, सडन डिक्रीज़ इन द हीमेटोक्रिट या हीमोग्लोबिन वैल्यू। तो इस कॉम्प्लिकेशन को बोलते हैं अपन एप्लास्टिक क्राइसिस। तो पेशेंट में एप्लास्टिक क्राइसिस हो जाती है। तो पहला इन्फेक्शन, दूसरा एप्लास्टिक क्राइसिस डेवलप हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आरबीसी में डैमेज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो गॉल स्टोन का ख़तरा होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्रॉनिक हीमोलिटिक अनीमिया हो रही है। फिर उसके बाद में जब अपन सर्जरी कर देंगे, आफ्टर सर्जरी के बाद में अनीमिया का क्या होगा? तो अनीमिया जाहिर सी बात है कम हो जाएगा, पेशेंट का इम्प्रूव कर जाएगा, क्योंकि जो स्प्लीन है वो तो निकाल दी, तो आरबीसी टूटेगी। लेकिन जो बात ध्यान में रखनी होती है कि शेप ऑफ द आरबीसी को क्या होगा, शेप ऑफ आरबीसी उसको क्या होगा? तो आरबीसी का जो शेप है वो तो स्फेरिकल ही रहेगा, क्योंकि स्प्लीन निकाल देने से शेप थोड़ी ना चेंज होएगा, शेप तो पहले से ख़राब था, तो स्प्लीन थी वो डिस्ट्रॉय कर देती थी, तो शेप स्फेरिकल ही रहेगा। क्योंकि जो यहाँ पर डिज़ीज़ है वो तो हेरिडिटरी कॉज की वजह से, उसको तो ठीक नहीं करा ना अपन ने, तो बार की चीज़ें ठीक कर दी हैं, तो ये हो जाएगा हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस के अंदर।